चलो स्टूडेंट्स, विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम में फटाफट आपको हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं इनके बारे में जरा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और फिर हम धीरे धीरे करके इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे। पहले मैं आपको कंटेक्स्ट बताऊंगा कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो प्लीज पे अटेंशन, जरा ध्यान से देखिए। हम जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब हम लोग को लगता है कि ये एक ही चैप्टर है, बट ये एक चैप्टर है ना, उसके अंदर 4 चैप्टर छुपे हुए हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड होते हैं। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते क्या है या फिर हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है। तो सिंपल भाषा में मैं अगर इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मैं ऐसा कह सकता हूं कि कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज देयर मेन एलिमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जिनमें मेन एलिमेंट्स कौन होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन अगर कहीं दिखाई दिया आपको बहुत सारा एक ही कंपाउंड के अंदर, तो उस कंपाउंड को मैं हाइड्रोकार्बन ऐसा रिफर कर सकता हूँ। सवाल यह है कि क्या हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा क्या। देखिए, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल वी टेक मीथेन दैट इज CH4, तो इस कंपाउंड के अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इस कंपाउंड को हमें क्या कहना चाहिए, हाइड्रोकार्बन कहना चाहिए, ठीक है। सवाल यह है कि अगर इस कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एक एलिमेंट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, तो क्या हम उसे हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, उससे हम हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकते। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि कंपाउंड कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेजॉरिटी या फिर एज मेजर एलिमेंट्स along with है ना other elements such as let us say ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, हेलोजन हो गया, फॉस्फर हो गया, एक्सेट्रा। अगर ऐसे कोई एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा छोटे छोटे अमाउंट में ये सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। देखिए, ऐसे कंपाउंड्स को एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन तो नहीं कहते, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब हमने क्या देखा कि ऐसा कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, करेक्ट। अगर उनके अलावा कोई और छोटे छोटे ट्रेस अमाउंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम एग्जैक्टली हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, बट ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे सभी कंपाउंड्स को हम डेरिवेटिव्स, ध्यान से सुनिएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन से बने हुए कंपाउंड, यानी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि चलो हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ स्टडी करनी है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इट इज स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज स्टडी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और बाकी सब एलिमेंट्स होते हैं या सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते हैं, इनकी जब हम स्टडी करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हाइड्रोकार्बन्स पर, यानी कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द मेन एलिमेंट। ये जो वाले कंपाउंड्स हैं यानी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, इनकी स्टडी हम जरूर करेंगे, बट अभी नहीं, हम करेंगे इसको 12th स्टैंडर्ड में स्टडी, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आ जाइए, ये 11th स्टैंडर्ड का अपना टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको हाइड्रोकार्बन जो है इसका क्लासिफिकेशन का चार्ट बता दिया था पिछले चैप्टर में, ठीक है, जो कि इस वक्त अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा कि हमने हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से क्लासिफाई कर लिया था कार्बन चेन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बन की जो चेन होती है वो 2 तरह से क्लासीफाई हो जाती है, ठीक है। एक हो जाती है ओपन चेन में और एक जरूर हो जाएगी क्लोज चेन के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर के सब क्लासिफिकेशंस भी हमने देखे थे, हर एक टर्मिनोलॉजी का मतलब हमने बहुत अच्छे से सीखा था कि भाई अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर अगर हम देखें तो एलिसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या फर्क होता है ये देखा था हमने, एरोमेटिक में, बेंजीनोइड में, नॉन बेंजीनोइड, ये जो भी टर्म्स आप देख रही है सभी टर्म्स को हमने अच्छे से डिस्कस किया था पिछले चैप्टर के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ मुझे इसमें वापस से सिखाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मेजॉरिटीली इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्लासिफिकेशन में
अगर देखें तो 98% ऑफ द टाइम्स ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। हम जो है क्लोज चेन कंपाउंड के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है, एट इनिशियल लेवल, क्योंकि 11th-12th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि क्लोज चेन कंपाउंड्स की स्टडी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आपका मैच्योरिटी लेवल इतना होता नहीं है। इसलिए हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करेंगे। हाँ, एक आध दो कभी कभार अगर मैंने क्लोज चेन कंपाउंड डिस्कस कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो 98% ऑफ द टाइम्स विल स्टडी अबाउट ओपन चेन। और ओपन चेन के अंदर मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि क्लासिफिकेशन दो तरह से जाता है, ठीक है। कौन से दो तरह से जाता है? एक जो होता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड, ठीक है, और एक ऑलवेज कहेंगे उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो सैचुरेटेड वाले में हमने देखा है कि इसके अंदर अल्केन आता है, ठीक है, ऑफ कोर्स कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा और क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड। ऑफ कोर्स जो कंपाउंड के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसे अल्कीन कहा जाएगा, और कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें अल्काइंस कहा जाएगा, ठीक है। कार्बन टू कार्बन क्वाड्रुपल बॉन्ड यानी 4 bonds between 2 carbon atoms are not possible, only single bond, double bond and triple bond, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। ये बेसिक क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी देखा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है? हमको डिटेल में स्टडी करना है अबाउट अल्केन। अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी होगा अल्केन, ठीक है। अपना सेकेंड टॉपिक ऑफ स्टडी होगा अल्कीन। अपना थर्ड टॉपिक ऑफ स्टडी होगा अल्काइन, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का नाम है, बट उसके अंदर अल्कीन नाम का पूरा एक चैप्टर है, अल्कीन नाम का पूरा एक चैप्टर है, अल्काइन नाम का पूरा एक चैप्टर है, और एक चैप्टर एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे जो कि 4th चैप्टर है इस कैटेगरी में, उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड, तो इनके बारे में हमको बहुत डिटेल में स्टडी करना है। तो देखिए, दिखता एक चैप्टर है लेकिन उसमें छुपे हुए 4 अलग अलग सब कंपोनेंट्स हैं, यानी 4 अलग अलग चैप्टर है जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अपने नए कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है अल्केन, ठीक है। आज अल्केन की स्टडी शुरू करेंगे। जिस तरह से अल्केन की स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, हम उसी तरह से अल्कीन के, अल्काइन के और एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्टडी में जाएंगे। ये चैप्टर भी काफी बड़ा रहेगा, ठीक है, पर हम कोशिश करेंगे कि बेसिक नॉलेज और पिछले चैप्टर का हेल्प लेते हुए हम फटाफट इस चैप्टर को आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ऑलराइट, देखिए शुरू करेंगे अल्केन्स के थ्रू। तो अपना हेडिंग डाल देते हैं, दैट इज अल्केन्स, ठीक है। अब देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। उसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर रहेंगे और हम कहीं पर भी मिक्सअप नहीं करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे किसी टॉपिक के साथ में, ठीक है। तो देखिए, स्टैंडर्ड मेथड क्या फॉलो करेंगे, जैसे हम अल्केन्स के अंदर फॉलो करेंगे, सिमिलरली अल्कीन्स, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड थ्रू आउट 12th स्टैंडर्ड भी हम वही प्रोसीजर से आगे बढ़ेंगे किसी भी चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम उस चैप्टर के अंदर जिस भी कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, जिस भी टॉपिक की हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, जब हम पढ़ते हैं तो आपको देखना चाहिए कि उसके अंदर कोई आइसोमेरिज्म आ रही है या नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आइसोमेरिज्म का हल्का हल्का फंडा आपको याद रहेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के अंदर हल्का सा आइसोमेरिज्म का आपको एक ग्लिम्स दे दिया था, ठीक है। हम आइसोमेरिज्म ऑफ कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और बेटर तरीके से समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हमें देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो हम किसी चैप्टर को स्टडी करते वक्त कंसिडर करते हैं वो है उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या कि उस कंपाउंड को बोलने के तरीके क्या, या उस कंपाउंड का नाम हम कितने तरीके से देते हैं। ऑफ कोर्स कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम दोनों ही तरीके हमने देखे थे, तो उसी तरह से प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। 4th पॉइंट जो हम देखते हैं किसी कंपाउंड का स्टडी करते वक्त, वो हम ये देखते हैं कि उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इसको मैं प्यार से एमओपी कहता हूँ। एमओपी स्टैंड्स फॉर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। यानी ये जो कंपाउंड जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हैं उसको बनाया कैसे जाता है, लैबोरेटरी में कैसे बनाया जाता है, या इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है, या फिर प्राइमरीली अगर हम उसको नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बातें जो होती है कि वो जो कंपाउंड है उसको बनाया कैसे जाता है, उसको हम कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं उस कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, कि उस कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल एटमॉस्फेयर में फिजिकल पैरामीटर्स के थ्रू वो कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी सॉलिबिलिटी इन वाटर क्या होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। ये कोई वास्ट टॉपिक नहीं होता है, छोटा सा टॉपिक होता है, बट ये इंपॉर्टेंट होता है डिस्कस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत आसानी से। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट
जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं हमेशा, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको ये सभी चीजों को आसानी से समझाऊं तो देखिए, अगर मुझे स्टडी करना है, लेट अस से मुझे स्टडी करना है इस चौक के बारे में, ठीक है, वी जस्ट अप्लाई दिस मैकेनिक्स टू द चौक, कि इस चौक के बारे में मुझे स्टडी करना है, तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इस चौक को डिफाइन कैसे किया जाए। ठीक है, डेफिनेट आंसर क्या होगा कि ये सब्सटेंस को हम चौक कहेंगे। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हमको आना चाहिए। दूसरी बात, ये चौक जो है वो और कोई शेप में या और कोई तरह से या और कोई फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका मतलब हमको उसका आइसोमेरिज्म चेक करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यानी चौक दुनिया में कितने तरह के होते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये जो चौक है वो नॉन डस्ट चौक है, तो वैसे डस्ट चौक भी आता है, वैसे वो जो छोटे बच्चे स्लेट पे लिखते हैं उनके लिए पार्टी चौक भी आता है। ठीक है, तो वो सब अलग अलग तरह के चौक होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना चाहिए, और हर क्लासिफिकेशन के बाद में उस चौक का पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, तो जैसे ये मैं कह सकता हूँ ये कोई कंपनी का चौक है, तो कंपनी नेम या एक्सेट्रा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच, कि हमको पढ़ना प्रोसीजर क्या फॉलो करना है। तो इसके चौक के हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस चौक को मैं बनाऊं कैसे, यानी अगर मैं ये चौक घर में बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊं, अगर ये चौक मैं लार्ज स्केल या इंडस्ट्री में बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊं, अगर मुझे चौक नेचुरल सोर्स से चाहिए कि चौक का जो मटेरियल है, इसका जो पाउडर है वो नेचुरली कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्या किसी समुद्र में से आता है या किसी पहाड़ में से आता है, या नेचुरली कैसे वो ऑब्टेन किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब आप इस कंपाउंड को प्रिपेयर करने की बात कर रहे होंगे तब मैं ऐसा कहूंगा कि वी आर स्टडीइंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक टू स्टडी। तो ये जो इस पे है ना, हमको बहुत ध्यान देना होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ठीक है, दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी ये जो चौक है इस रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है या नहीं, इस रूम टेम्परेचर पे क्या ये लिक्विफाई हो जाएगा क्या, या फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया तो क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, क्या ये पानी में डिसॉल्व होगा क्या, एक्सेट्रा। जब हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यानी फिजिकल स्टेट को डिफाइन या फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में हम जब सोचते हैं, तब हम ऐसा कहते हैं कि वी आर स्टडीइंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। ऑलराइट, आई होप यू गेट इट नाउ, करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट हम जब पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये भी बहुत ही जरूरी टॉपिक है समझने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि हमने जो चौक बना लिया, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, क्या इस चौक को केमिकली मैं किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या ये चौक से मैं कोई और केमिकल बना सकता हूँ क्या ये चौक को मैं किसी और सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट या इंटर कन्वर्ट, या इसको यूज करके मैं किसी नए कंपाउंड का प्रोडक्शन कर सकता हूं क्या, एक्सेट्रा। मतलब क्या, केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल कंपोजिशन उस कंपाउंड का चेंज करके हमको देखना है कि नया कोई केमिकल बन सकता है या नहीं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे 3 एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी एंड ऑफ कोर्स द फिजिकल प्रॉपर्टी। बट इन तीनों को अच्छे से समझने के लिए आपको ऊपर के तीनों पॉइंट्स अच्छे से आना चाहिए कि कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, उसके आइसोमेरिज्म क्या है, और उनका नाम कैसे लिया जाता है, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो इन ऑल हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए अल्केन में अप्लाई करेंगे, अल्कीन में, अल्काइन में, सिमिलरली विल गो फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो लेट अस स्टार्ट विद अल्केन्स। ठीक है, तो देखिए अल्केन के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि अल्केन का डेफिनेशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत जरूरी डेफिनेशन है आपके। उम्मीद करता हूँ देखो आप भी नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री को जब तक आप लिखेंगे नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। अल्केन्स क्या होता है कि मैं ऐसा कह दूं, ठीक है, अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, करेक्ट, हाइड्रोकार्बन। जिससे मेरा मतलब क्या है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, करेक्ट। ये मतलब आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं होगा। अगर मैं ऐसा लिखता कि इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इसके अंदर और कोई एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती, बट अगर मैं लिखता हूँ हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। तो अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दैट आर characterized by presence of carbon to carbon single covalent bond only। ठीक है, इसका मतलब क्या कि अल्केन्स एक ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनको हम कैसे पहचान सकते हैं, ऐसे पहचान सकते हैं कि उनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। इनके बीच में कभी भी डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। अगर कंपाउंड के अंदर सिंपली कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो ऐसे सभी कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम अल्केन्स नाम दे देते हैं। सिंपल सी भाषा में ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से। और थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बट
पता होना चाहिए कि अगर मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो तो ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड ही होता है, इसलिए इसको हम सिग्मा बॉन्ड ही कहेंगे। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है, कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होता है। उम्मीद करता हूँ ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है आपको याद रहेंगे ताकि आप आगे जाके कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है, तो डेफिनेशन के बेसिस पे हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं आपसे अल्केन का कहूं तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 इस तरह से, करेक्ट। तो ये CnH2n+2 में जब हम n की वैल्यू यूज करेंगे, जो कि चालू काउंट होगी 1 2 3 ऐसे कोई भी इंटीजर वैल्यूज हम ले लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1 तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है CH4। व्हेन वी पुट n इक्वल टू 2, ठीक है, हमको क्या मिलता है C2H6 इस तरह से कुछ। व्हेन वी पुट n इक्वल टू 3 तो हमको क्या मिलेगा C3H7 इस तरह से कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ना, जब आप n की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिल रहा है। जब आपको कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला मिलता है तो हम उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वेरी नाइस, ठीक है। और अगर मैं इनका हल्का हल्का आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो आप इसे कहते हैं मीथेन, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने बेसिक्स पढ़ रखा है ऑलरेडी 14 चैप्टर में, तो हमें यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसे आप क्या कहेंगे प्यार से, मीथेन। उसी तरह से C3H7 को आप क्या कह देते हैं, प्रोपेन। तो ये हमारे डेफिनेशन के बेस पे थोड़े से एग्जांपल्स हो गए। अगर हम इनको एक्सपांड करके लिखे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अगर आप इथेन को एक्सपांड करके देखें, जो कि ऑलरेडी आपको आता है, एक्चुअली मुझे ये सब कराने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है मैं बता देता हूँ आपको ताकि सभी बच्चों को क्लियरिटी रहे। देखिए आप देख सकते हैं कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। उसी तरह से आप प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपके नोटबुक में बना लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको आ ही जाएगा। और इस तरह से हम ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हुए एग्जांपल्स भी बता पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से अल्केन के डेफिनेशन को देख लिया है, ठीक है। अब अगला बहुत ही जरूरी पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलिए ये जरा बोर्ड में वाइप कर देता हूँ, तब तक आप उम्मीद करता हूँ नोट्स बना लेंगे अच्छी तरह से, और आइसोमेरिज्म की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आइसोमेरिज्म का सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप एक स्मार्ट स्टूडेंट है, तो आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा आइसोमेरिज्म क्या है, और इस वक्त आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से उसका डेफिनेशन लिख रहे होंगे। बट खैर जो बच्चे नए हैं या जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना in which compounds have same molecular formula but at least one property is different, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा फिनोमेना जहां पर एक से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे तो सेम ही रहेगा, बट कम से कम उसकी एक प्रॉपर्टी तो अलग होगी। जैसे कि या दोनों के अंदर मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस हो गया, या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो गया, या मान लो किसी केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो गया, एक्सेट्रा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बावजूद भी एक ना एक प्रॉपर्टी में तो आपको डिफरेंस मिलेगा ही। तो इसी फंडे को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड्स जो ये फंडा बताते हैं उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, एक्चुअली दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, और एक जिसको हम कहते हैं स्टीरियो, ठीक है। अब ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है इसको डिस्कस हम करेंगे एंट्रेंस में, ठीक है, क्योंकि ये 11-12 स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना के बराबर इंपॉर्टेंट है। और इसको समझने के लिए जो आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, जो फंडामेंटल्स चाहिए, वो अब तक आपके हुए नहीं है हमारे क्लासेस के अंदर। जैसे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल्स वीक है, इसलिए आप स्टीरियोकेमिस्ट्री को अभी समझने में दिक्कत कर देंगे। अदरवाइज मैं क्या कर सकता था, इसको तुरंत एक टॉपिक के अंदर लेके खत्म कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं एंट्रेंस के लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाऊं। एक पूरी सीरीज बनाता हूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, उसके अंदर 5-6 लेक्चर होंगे जो आपको बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सिखाएंगे, एकदम बेसिक लेवल से लेके एकदम टॉप नॉच लेवल तक लेके जाऊंगा इसके अंदर। सो इसको एंट्रेंस में यानी 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, या फिर 11th और 12th के बीच में जो गैप होता है वहां पर मैं इसकी सीरीज अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू फोकस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर टाइम बीइंग इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी कि 5 तरह की होती है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें से अल्केन्स के अंदर कौन सी एप्लीकेबल होती है, जिसे हम कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अल्केन्स के अंदर स्टीरियो वाली भी आती है, बट मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो आपके टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है, बट राइट नाउ इट इज नॉट फिजिबल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट, सो विल होल्ड ऑन टू दैट। मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में स्टीरियो केमिस्ट्री के अलग से लेक्चर्स लूंगा, उसमें सिखा दूंगा, ठीक है। अभी इसकी जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। आप घबराओ मत कि सर ने ये टॉपिक नहीं कराया टेक्स्ट बुक में से, ऐसा नहीं है। विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, और टेक्स्ट बुक के बाहर का भी हम कवर करते हैं, पर वो सब अभी नहीं करेंगे ना, जब एंट्रेंस एग्जाम, जब उस लेवल की पढ़ाई करेंगे तब करेंगे, ठीक है। चलिए, तो चेन आइसोमेरिज्म हम देख लेते हैं जरा कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है। अगर मैं डेफिनेशन कहूँ चेन आइसोमेरिज्म का, तो ये क्या होता है, इट इज, ठीक है, फिनोमिना, ठीक है, इन विच molecular formula of the compound remain same, ठीक है, but चेन, या फिर मैं ऐसा कहूं कार्बन चेन, या फिर मैं ऐसा कहूं कार्बन स्केलेटन, स्केलेटन मतलब क्या, ढांचा, स्ट्रक्चर, ढांचा ऑफ दैट कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन चेन या कार्बन स्केलेटन विल चेंज, या फिर लेट मी से चेंजेस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। कि यह ऐसा फिनोमिना है जहां पर 2 कंपाउंड्स या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स में अंदर क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो कार्बन का चेन है या उसका जो स्ट्रक्चर है या उसका जो ढांचा है वो क्या हो जाएगा बेटा, बदल जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम जो क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं फॉर्मूला C5H12, आप सभी को पता है, इसको हम प्यार से पेंटेन कह सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर C5H12 लिखा है, इसका मतलब मैंने क्या लिखा है बेटा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है। पर जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाता हूँ तो आपको पता है कि इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो जाएंगे। एक स्ट्रक्चर ऐसा कुछ हो जाएगा जो कि स्ट्रेट चेन में है, लेट मी राइट CH3 CH2 CH2 CH2, मैं इसमें कंडेंस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ इस तरह से। एक स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH, let me make one branch of CH3 and other one in the long chain, करेक्ट है, इस तरह से। और इसी तरह से मैं तीसरा वाला भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, जैसे कुछ इस तरह से बना लिया, CH3 एंड CH3 लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्रांच बढ़ा दिया है, 2 ब्रांचेस कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो विजिबल टू यू ऑल, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं इसको, कि अगर मैं इसके कार्बन के ढांचे की बात करूं तो देखिए एकदम स्ट्रेट चेन है। इसके जब मैं ढांचे की बात करता हूं तो स्ट्रेट चेन है, और इसमें ढांचे की बात करता हूं तो इसमें भी स्ट्रेट चेन है। फर्क यह है कि इसके स्ट्रेट चेन में 5 कार्बन है, इसके स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है, 1 कार्बन जो है इसकी ब्रांच बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर देखिए स्ट्रेट चेन में 3 ही कार्बन है, और बाकी के 2 कार्बन जो है इसकी ब्रांच बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप चेक करके देखें तो सभी के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 ही बनेगा। देखिए आप C5, ठीक है, हाइड्रोजन काउंट करिए, 3 और 3 6, ठीक है, 2 और 2 4, 6 और 4 कितना हो गया, 10 और 2 12, तो C5H12 फॉर्मुलेट हो रहा है। सेम वे इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप गिनिए, चेक करिए, ठीक है, आपको C5H12 भी आंसर आएगा। सेम वे इसके अंदर भी देखिए, आप देख सकते हैं 5 कार्बन और ये 3 3 3 3 यानी 12 हाइड्रोजन है, जो कि यही फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये तीनों कंपाउंड्स के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 सेम रह रहा है, लेकिन क्या ये तीनों कंपाउंड्स सेम है? नहीं। क्या ये तीनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी सेम होगी? नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन, ये अलग तरह से रिएक्ट करेगा, अलग प्रॉपर्टी बताएगा, अलग फिजिकल अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। उसी तरह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी रिएक्ट करने का तरीका अलग होगा। सेम वे इसी का भी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सारी चीजें अलग रही होंगी, बट फिर भी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। तो ये जो फंडा हो रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होने के बावजूद भी कंपाउंड जो है वो अलग अलग प्रॉपर्टी बताएंगे, इसी को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। और इस आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर बदल रहा है तो मुझे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहना चाहिए। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 तरह की होती है: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। उसमें से चेन
यानी कार्बन का स्केलेटन बदल रहा है। अगर मैं नॉमेनक्लेचर कर दूं इन सब का, जो कि हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसे हम प्यार से एन पेंटेन कहते हैं। एन यानी नॉर्मल चेन पेंटेन यानी स्ट्रेट चेन पेंटेन। ठीक है, इसे मैं कहूं कि स्ट्रेट चेन में 4 है और सेकंड कार्बन पर CH3 का ब्रांच है, ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। इसे मैं कह सकता हूं आइसोपेंटेन, मुझे कोई रॉन्ग नहीं दे सकता, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया है। माइंड यू आइसोपेंटेन इज अ कॉमन नेम, मैं यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमने तो दोनों ही नॉमेनक्लेचर पढ़ रखे हैं। एनीवे, ये वाला जो कंपाउंड है इससे मुझे कहना चाहिए कि सेकंड कार्बन पर अगर 2 ब्रांच आती है तो कॉमनली इसे हम कहते हैं नियोपेंटेन। माइंड यू मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर है, हमने पढ़ा है ऑलरेडी, तो इसे मैं कहूँ नियोपेंटेन। तो तीनों कंपाउंड जो है इस तरह से यहाँ पर चेन का डिफरेंस बता रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि अल्केन्स जो है चेन आइसोमेरिज्म बताना शुरू कर देगा। ठीक है, अब शुरू कहां से करेगा? देखिए, अगर मैं कहता हूँ CH4 तो इसमें कोई चेन ही पॉसिबल नहीं है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं बता सकता। मैं कहूंगा इथेन दैट इज CH3CH3, इसमें भी कोई चेन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं बताएगा। अगर मैं कहता हूँ प्रोपेन, तो देखिए प्रोपेन में भी सिर्फ स्ट्रेट चेन ही हो सकती है और कोई चेन हो ही नहीं सकती, तो ये भी चेन आइसोमेरिज्म नहीं बताएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ब्यूटेन, तो देखिए ब्यूटेन में 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक इस तरह से, ठीक है, और एक आप ब्यूटेन को इस तरह से भी बना सकते हैं ब्रांच करके, है ना। तो ब्रांचेस जो है बेटा वो 4 कार्बन से शुरू होती है, इसलिए मैं कहता हूं कि चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन एटम ऑनवर्ड्स इन अल्केन, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर और इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही बन रहा है, दैट इज C4H10, आप चेक करके देख सकते हैं, C4H जो है वो 10 होंगे, इसके अंदर भी C4H10 ही मिलेगा आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है, बट ये जो इसका ढांचा सीधा है और इसका ढांचा है वो ब्रांच्ड है, तो इसे हम प्यार से N ब्यूटेन कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। इनकेस अगर आपको याद नहीं आता है तो प्लीज 14 चैप्टर को फिर से रिवाइज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसके नोट्स बड़े अच्छी तरह से बनाए होंगे, तो आप अपने नोट्स में से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही जादू है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आइसोब्यूटेन भी हमारे पास में आ रहा है। तो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन्स आर नथिंग बट चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आइसोमेरिज्म का फंडा जो है आपको हल्के से समझा पा रहा हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और अगर पूछ सकते हैं, जैसे मेग आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन या मेग आइसोमर्स और हेप्टेन, तो आप बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। तो देखिए, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत फेमसली कि राइट ऑल आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेप्टेन भी पूछा जा सकता है कुछ भी, पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए, अभी हम जानते हैं कि अल्केन है, अल्केन जो है वो चेन आइसोमेरिज्म बताता है। ठीक है, ऑफ कोर्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताता है, बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म पे फोकस करते हैं। तो लेट मी राइट ऑल द चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, इस तरह से क्वेश्चन मैंने पूछा। तो देखिए, सबसे पहले हेक्सेन से आपको ये समझ में आता है कि इसमें 6 कार्बन एटम हो गए, और अगर अल्केन का आप जनरल फॉर्मूला लेंगे CnH2n+2 और n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो आपको क्या आएगा C6H, देखिए 6 2 12 + 2 कितना हो गया 14, तो C6H14 ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल रहा है। मतलब अभी मैं जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा हेक्सेन के, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, बस उनका जो कार्बन का चेन है, कार्बन का जो ढांचा है वो बदलते जाएगा। तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर्स आपको बनाना है, यानी सभी आइसोमर्स आपको बनाना है। तो चलिए एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। जैसे अगर मैं 6 कार्बन को अरेंज करने की कोशिश करूं तो सबसे आसान तरीका मेरे पास ये है कि मैं 6 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर देता हूं। तो 3 4 5 और ये 6, एक ही तरीका। हम हाइड्रोजन वगैरह बाद में लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर, वो सबको आ जाएगा लिखने के लिए। हम चेन देख लेते हैं कि एक देखिए, इसे हम कह सकते हैं स्ट्रेट चेन में कर लिया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं 6 में से 5 कार्बन को एक लाइन में रखता हूँ, 1 2 3 4 और 5 कार्बन को मैंने एक लाइन में रखा, और मुझे एक कार्बन को ब्रांच बनाना है। ठीक है, टोटल कार्बन 6 होने चाहिए ना, तो 5 कार्बन को मैंने लाइन में रख दिया और एक कार्बन में क्या बना दूंगा, ब्रांच। अब आप मुझे बताइए, मैंने ऑलरेडी आपको 14 चैप्टर में सिखाया है कि अगर मुझे कहीं ब्रांच जनरेट करनी है तो वो जो कार्बन है जिसको मैं ब्रांच बनाना चाहता हूँ, यानी मेरा 6th कार्बन एटम, उसको मुझे इनमें से कौन से कार्बन पर प्लेस नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब चेन होती है तो उसके 2 एंड होते हैं, तो ये जो एंड वाले होते हैं इसे हम टर्मिनल, इसे भी हम क्या कहेंगे, टर्मिनल, और बाकी के 3 जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनल। मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपको कोई ब्रांच जनरेट करनी है तो आपको कार्बन एटम्स को नॉन टर्मिनल पे बढ़ाना चाहिए।
अगर आप टर्मिनल कार्बन एटम पे लिख दोगे ब्रांच को या टर्मिनल कार्बन एटम पे कार्बन को बढ़ा दोगे तो वो ब्रांच नहीं कंसीडर की जाएगी, वो स्ट्रेट चेन ही कंसीडर की जाएगी। ये मैंने बहुत पहले 14 चैप्टर में डिटेल में आपको सिखाया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारा नॉलेज आप साथ में लेकर के चल रहे होंगे। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने 5th कार्बन को 5 कार्बन लाइन में लिखे, 6th कार्बन को मैंने ब्रांच बनाना है, तो मुझे यहाँ पर और यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो ब्रांच नहीं बनेगा। तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ पर ब्रांच बना सकता हूँ, यहाँ पर ब्रांच बना सकता हूँ, यहाँ पर। उसमें से आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर ब्रांच बनाऊँ या यहाँ पर ब्रांच बनाऊँ, एक ही कंपाउंड बनेगा, क्योंकि वो फिर सिमेट्रिकल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो मैं इस वाले कार्बन पर ब्रांच लगाऊं या तो मैं इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर ब्रांच लगाऊं, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक ब्रांच बना ली है, ठीक है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि भाई फिर से आप 5 कार्बन एटम्स को लाइन में ले लीजिएगा इस तरह से, और अब जो इंक्रीमेंट ऑफ द ब्रांच है वो आप इस कार्बन पर कर लीजिए। तो ये देखो इस तरह से पॉसिबल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं इसके आइसोमर्स बना रहा हूँ। ऑफकोर्स अगर आप कार्बन को यहाँ लिख देंगे तो यही तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर सपोज, ठीक है, ये देखिए मैंने 5 कार्बन एटम को जरा लाइन में लिख लिया है और मैंने सपोज यहाँ पर इंक्रीमेंट किया होता तो आपको ये नहीं लगता कि ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है ना। ऑफकोर्स इट इज सेम, इसलिए मैं दोनों में से किसी एक ही को लिखूंगा ना, बार बार थोड़ी लिखेंगे। तो ये जो है वो मैं नहीं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बने। ऑलराइट, अब देखिए अभी हमको और चेक करना है कि और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं। तो देखिए 4th कैटेगरी क्या हो सकती है कि मान लेते हैं कि मैंने 4 कार्बन एटम्स को एक लाइन में रखा, तो टोटल कार्बन कितने होने चाहिए 6, जिसमें से मैंने 4 को एक लाइन में रखा। अगर मैं 4 को एक लाइन में रखता हूँ तो मुझे ब्रांच कितने कार्बन की बनानी पड़ेगी, मुझे 2 कार्बन की ब्रांच बनानी पड़ेगी। तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं दोनों कार्बन एटम को, ऑफकोर्स नॉन टर्मिनल पे बढ़ाना है ना, टर्मिनल पे तो बढ़ाना ही नहीं है, तो नॉन टर्मिनल पे दोनों कार्बन को अलग अलग जगह पे, एक कार्बन यहाँ बढ़ाता हूँ और एक कार्बन यहाँ बढ़ाता हूँ। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं 4 कार्बन की ब्रांच को लेता हूँ और दोनों कार्बन को सिंगली कार्बन एटम पर अटैच करता हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से। या फिर आपको यही सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते थे, बट इट वुड बी सिमेट्रिकली सेम। तो दैट इज व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। तो ये 2 स्ट्रक्चर और पॉसिबल हो गए अपने पास में, ठीक है, जिनके अंदर हम 6 कार्बन की ब्रांच बना पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, अब देखिए मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई कंपाउंड पॉसिबल है जिनको हम 6 कार्बन में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके ट्राई करके देख सकते हैं कि और कितने तरीके हैं जिससे मैं 6 कार्बन को अरेंज कर दूं। पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद जो भी स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो इनमें से किसी एक का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने इस तरह से किया कि सर मैं 3 कार्बन को लाइन में लेने की कोशिश करता हूँ, तो 6 में से मैंने 3 कार्बन लाइन में ले लिया और 3 कार्बन की मुझे ब्रांच करनी है। तो पहली बात, आप मान लेते हैं नॉन टर्मिनल पे इंक्रीमेंट करेंगे तो इस पे सिर्फ 2 ही कार्बन का इंक्रीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ही 4 होती है। तो अभी भी आपका 1 कार्बन बाकी है ब्रांच बनाने के लिए, तो आपको उसको कहाँ अप्लाई करना चाहिए। अभी आपके पास में 4 पॉसिबिलिटी है कि एक बचे हुए कार्बन को आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कहीं पे भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो देखिए ये जो कंपाउंड है वो कोई नया कंपाउंड नहीं है, आप चेक करके देख सकते हैं ये कंपाउंड ऑलरेडी इनमें एग्जिस्ट करता है। कौन सा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, देखिए ये 5th कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, ठीक है, दोनों सेम है। कैसे, देखिए अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है, इसके भी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर 4 कार्बन आ रहे हैं, सही बात है। इसके सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस है, इसके भी सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर भले आपको दिख अलग रहे हैं लेकिन है तो सेम ही। नहीं यकीन आता है तो आप आईयूपीएसी नेम देके देख लीजिए, अगर 2 कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम सेम आता है मतलब ही वो दोनों कंपाउंड सेम है, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर यानी 5th के बाद जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वो ऑलरेडी इनमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है जिनमें हम 6 कार्बन एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन आर ओनली 5, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट हम लोग इसका कंप्लीट कर लेते हैं स्ट्रक्चर। तो आप अगर देखें तो ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, चाहे तो आप बॉन्ड लाइन भी करके देख सकते हैं, बट आई विल नॉट कॉम्प्लिकेट थिंग्स, मैं कंडेंस फॉर्म में ही खुश हूँ। तो इसका अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन में तो एक ही आएगी और 6 कार्बन की चेन है तो आई सिंपली राइट हेक्स, सिंगल बॉन्डेड है तो हम लिखेंगे एन, तो हेक्सेन इज द आईयूपीएसी नेम। अगर मैं इस कंपाउंड का कंप्लीशन करता हूँ तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH CH3 एंड CH3। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखने की कोशिश करता हूँ तो देखिए आई कैन सिलेक्ट दिस एज अ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, दिस विल बिकम माय लॉन्गेस्ट चेन।
तो और मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगा ऑफकोर्स, क्योंकि ब्रांचेस को कम नंबर मिलना चाहिए। तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो आई विल गेट लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड आई विल से कि 2 पे मिथाइल ग्रुप है तो वो मेरा ब्रांच बनेगा, दैट इज 2 मिथाइल पेंटेन। ये उसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप भी इतनी तेजी से मेरे साथ कर रहे होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, इस कंपाउंड का अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखे तो लेट अस सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो कि आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और नंबरिंग अगर हम कहीं से भी करें, यहाँ से करें तो भी मिथाइल को 3 आना है, यहाँ से करेंगे तो भी मिथाइल को 3 ही नंबर आएगा। तो मेरी मर्जी, आप कहीं से भी कर सकते हैं नंबरिंग, आपकी मर्जी। तो ये देखिए, इसको मैं कहूँ कि हमारे पास में अगर 5 कार्बन आइटम है तो रूट वर्ड बनेगा पेंट, बॉन्डिंग में आएगा अल्केन का एन, और मिथाइल ग्रुप जो है वो 3rd पोजीशन पर है तो लेट मी राइट 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और 4th में अगर हम देखें, 4th कंपाउंड के अंदर अगर हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखें तो लेट मी कंप्लीट दिस कंपाउंड फर्स्ट। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH CH3 CH3 CH एंड CH3। तो लेट अस कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अभी के लिए मैं ये वाली चेन कंसीडर कर सकता हूँ, आप दूसरी कोई 4 कार्बन की चेन जो होगी वो भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। नंबरिंग कहीं से भी करेंगे तो ब्रांचेस को 2 और 3 नंबर पोजीशन आ रही है। तो लेट मी नंबर फ्रॉम हियर 1 2 3 एंड 4। तो अगर हम 4 कार्बन देखें तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्डेड है तो एन। अब ब्रांचेस में ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो जब 2 मिथाइल होता है तो हम क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल। ठीक है, और डाई मिथाइल की पोजीशन हमको मेंशन करनी होगी, दैट इज 2,3। तो इसका नाम आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, सिमिलरली 5th कंपाउंड का अगर हम देखें और नंबरिंग करें, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज CH3 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 CH2 एंड CH3 अगेन। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। यहाँ से इसलिए की नंबरिंग क्योंकि ब्रांचेस को कम नंबर आना चाहिए। तो इसका नाम हो जाएगा अगेन 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथाइल और मिथाइल की 2 ब्रांचेस है तो ऑफकोर्स मैं लिखूंगा डाई मिथाइल। बट दिस टाइम द पोजीशन ऑफ डाई मिथाइल इज नॉट 2,3, इट इज 2,2 ओनली, क्योंकि सेकंड कार्बन पर ही दोनों मिथाइल ग्रुप है ना। तो ये आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ 5 कंपाउंड बनाए हैं, सारे के सारे इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम, बट एवरी टाइम द स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, द कार्बन स्केलेटन इज चेंजिंग, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दीज ऑल शो चेन आइसोमेरिज्म एंड दीज ऑल 5 कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उम्मीद करना आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आईयूपीएसी नेम लिखना सर जरूरी है क्या सबका? हाँ, लिखना जरूरी है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको आइसोमर्स के आईयूपीएसी नेम लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ लिखना। पता है क्यों? क्योंकि समझो अगर किसी वजह से आपने गलत आइसोमर बना लिया, ठीक है, जब आप आईयूपीएसी नेम देंगे तो चेक करना आइसोमर का सबका आईयूपीएसी नेम अलग है। देखिए, इसका नाम हेक्सेन है, इसका नाम 2 मिथाइल पेंटेन है, इसका नाम 3 मिथाइल पेंटेन है, इसका नाम 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन है, इसका नाम 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन है। एक भी नेम रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर समझो किसी वजह से आपका कोई आईयूपीएसी नेम रिपीट हो रहा है तो समझ लेना कि आपने वो कंपाउंड गलत बनाया है, मतलब वो दोनों कंपाउंड सेम है। जब भी किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम सेम आता है तो हम कहते हैं वो कंपाउंड सेम है। ऑफ कोर्स आइसोमर्स आर नॉट सेम कंपाउंड्स, दे आर डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कोर्स, यस और नो, द ओनली सेम थिंग इन देम इज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आईयूपीएसी नेम लिखना जरूरी है। जब आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सभी आईयूपीएसी नेम अलग है, इसलिए सभी कंपाउंड्स अलग है, तो मैं सही जा रहा हूँ। अगर कहीं भी आईयूपीएसी नेम रिपीट हुआ जब आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं आइसोमर्स के, तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो ये एक तरह से आपको कॉन्फिडेंस जगाता है, इसलिए मैं लिखता हूँ आईयूपीएसी नेम। और एनीवे आईयूपीएसी कभी प्रैक्टिस करना एक अच्छी बात ही होती है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा वो आता ही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा और आइसोमेरिज्म में आपको अच्छे से करवा पा रहा हूँ। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट स्टेप होगा क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर पढ़ना। ठीक है।